नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एसके झा सर का जो न्यू बुक आया है एलपी टेक्नीशियन स्पेशल साइंस, इस बुक से हम लोग आज बायोलॉजी का क्वेश्चन सारे इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है एलपी और टेक्नीशियन का दिया गया है। आज हम लोग बायोलॉजी का पूरे क्वेश्चन जो है पेज बाय पेज इस बुक से पढ़ने वाले हैं। जितने भी साथी एलपी और टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं तो आप लोग इस बुक को अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक मार्केट में हर एक जगह जो है उपलब्ध है। आप कहीं से भी इस बुक को खरीद सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह ये बुक उपलब्ध है। अगर आपके पास ये बुक नहीं पहुंच पाता है तो हम आपको ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो से बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है वो सारे चैप्टर बाय चैप्टर और टीसीएस का क्वेश्चन जितने भी बना है वो सभी क्वेश्चन हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। तो सभी लोग जितने भी साथी एलपी की तैयारी करते हैं वो सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। तो सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है परिचय, इंट्रोडक्शन। तो हम लोग सबसे पहले देख लेंगे इसका इंट्रोडक्शन में क्या सब दिया गया है और इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया है एलपी 2018 में। देखिए, प्रथम क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होता है। तो दोस्तों ये जाति होता है, मूल इकाई जाति होता है। नेक्स्ट है कि वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो जाति होता है, सबसे बड़ा जो है वो जगत होता है। उसका यानी यहाँ पे देखिए, सबसे छोटा जो इकाई होता है वो जाति होता है, उससे ऊपर यानी जाति से वंश बनता है, वंश से परिवार बनता है, परिवार से गण और गण से वर्ग और वर्ग से संघ और संघ से जगत। यानी अगर पूछे वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई तो जाति हो जाएगा और वर्गीकरण के सबसे बड़ी इकाई तो जगत हो जाएगा, यानी सबसे छोटी जाति और सबसे बड़ी जगत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं। जीवधारी के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये टेक्सोनोमी हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी टेक्सोनोमी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। टेक्सोनोमी जो है मूल रूप से किससे संबंधित है। टेक्सोनोमी जो है वो किससे संबंधित है, तो जैव विविधता के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर जैव विविधता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। इन जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यही जो वर्ग करे उसे वर्गीकरण विज्ञान कहेंगे। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ओपेरिन जो था वैज्ञानिक, ये कौन सा सिद्धांत दिया था, तो रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, रासायनिक विकास का सिद्धांत ओपेरिन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। चलिए और जो डिटेल है कि अलेक्जेंडर ओपेरिन एक रूसी जीव रासायनिक शास्त्र थे, यानी ये कहाँ के थे, तो रूस के रहने वाले थे और जीव और रासायनिक दोनों वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक प्राथमिक रूप में कार्बन आधारित अणुओं से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत भी खोज किया था, यानी इसने कार्बन आधारित अणुओं से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का भी खोज किया था ओपेरिन नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है, उन्होंने यानी ओपेरिन ने एंजाइमोलॉजी के प्रयास में योगदान दिया और यूएसएसआर यानी रूस में औद्योगिक जैव रसायनिक की नींव विकसित करने में भी मदद किया था। नेक्स्ट है कि ओपेरिन ने कहा कि लुई पास्चर का यह कथन सच है कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, मगर प्रथम जीव पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। यानी ओपेरिन ने कहा था कि जो लुई पास्चर कहा था कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, लेकिन प्रथम जीव पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है। यानी जो हाल ही में खोजा गया कड़ी है जीवाश्म की खोज कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों होमो नैलिडी हो जाएगा, जो कि एनटीपीसी 2016 में भी पूछा गया क्वेश्चन है।
इस बुक में जो है रेलवे के तमाम एग्ज़ामों का क्वेश्चन साइंस लिया गया है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे एलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेईई, सभी का क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो जितने भी साथी रेलवे के हैं वो सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पूरे बुक का सॉल्यूशन आपको फ्री में मिले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है। यानी कौन सा विचार है कि नई प्रजाति का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उत्परिवर्तन, यानी उत्परिवर्तन के कारण जो है नई प्रजाति का विकास जो है परिवर्तन में आया है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था। तो द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन जो है किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है मिलान करने का, यानी सबसे पहले कौन होगा। चलिए करा है, निम्नलिखित को उचित अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए सबसे पहले दोस्तों हो जाएगा विकास, उसके बाद प्राकृतिक चयन, उसके बाद जन्नात्मक विगलन और अंतिम में जो हो जाएगा ये उत्परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीवों में अत्यधिक विविधता जो है का कारण क्या है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। अत्यधिक जो विविधता है ये उत्परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि हांगरो डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो हांगरो डी ब्रिज जो है ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो इस परिचय में सिर्फ 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही था। चलिए चैप्टर 1 हम लोग सोल्यूशन करते हैं। चलिए अगला चैप्टर का नाम है कोशिका, और इसका प्रथम क्वेश्चन है कि डैश अनुवांशिकी सामग्री के वाहक है। डैश अनुवांशिकी सामग्री के वाहक है, जो कि आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी जीन जो है ये अनुवांशिकी सामग्री के वाहक होते हैं, यानी अनुवांशिकी जो होता है वो जीन के कारण नहीं होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जीन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीन अनुवांशिकी की एक बुनियादी भौतिक और कार्यात्मक इकाई है। अगला पॉइंट है कि यह एक विशिष्ट अणु के लिए आमतौर पर एक प्रोटीन के लिए निर्देशों का एक युग्म वहन करती है। जीन जो है ये डीएनए से बने होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि जीन जो है वो छोटी वंशानुगत इकाई है जिसमें अनुवांशिक की जानकारी होती है, जो प्रजनन प्रक्रिया के दौरान माता पिता से संतान को प्राप्त होता है। जीन अनुवांशिकी है और प्रजनन के बाद माता पिता से बच्चों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अनुवांशिकी के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। अनुवांशिकी की जनक कौन है, तो मेंडल को जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि दो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के दौरान संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है उसे युग्मनज कहते हैं। यानी दो युग्मक कोशिका लैंगिक प्रजनन के दौरान संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करते हैं उसे युग्मनज कहते हैं। नर युग्मक शुक्राणु को कहते हैं और मादा युग्मक अंडाणु को कहते हैं। यानी पुरुष में शुक्राणु होता है और महिला में अंडाणु होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया। तो किसने सजीव वस्तु में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने, तो ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। डैश उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन आनुवंशिकी नहीं होता है। ये कौन सा उत्परिवर्तन आनुवंशिकी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैहिक। ये उत्परिवर्तन आनुवंशिकी नहीं है, जबकि विलोपन होता है, प्रतिलिपिकरण होता है, प्रविष्ट होता है, लेकिन दैहिक नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक अविभाजित कोशिकाओं में डीएनए डैश के भाग के रूप में मौजूद रहता है। एक अविभाजित कोशिका में डीएनए डैश के भागों के रूप में मौजूद रहता है। तो ये हो जाएगा क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में मौजूद रहता है। यानी डीएनए में जो है ये क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में मौजूद रहता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। यानी किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, जो कि
ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं मिलेगा, एक बार में एक ही क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग इस बुक को अच्छे से अध्ययन जरूर कीजिएगा, और जिसके पास ये बुक नहीं पहुंच पाता है, आप लोग हमारे टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे जाके NKY GK मास्टर सर्च कीजिएगा, GK मास्टर सर्च कीजिएगा, और वहाँ से टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी करा कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त किन दो कोशिकाओं में डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो केंद्रक के अलावा भी ये लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम होते हैं, यानी केंद्रक के अलावा लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, यानी पादप में पाए जाते हैं। तो पादप में दोस्तों कौन सी कोशिकांग जो है वो पाए जाते हैं। तो ये जो लवक है सिर्फ ये पादप में पाया जाता है, लवक सिर्फ पादप में पाया जाता है, ना कि जीव में पाया जाता है। तो इसका आंसर लवक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो कोशिकांग यानी कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है। यानी कौन सा कोशिकांग कोशिकीय घटक जो है वो अधिकांश प्राक केंद्रीय में मौजूद नहीं रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। दोस्तों केंद्रक झिल्ली जो है सिर्फ पादप में पाया जाता है, ना कि जीव में। तो ये भी सिर्फ पादप में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये भी क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। तो प्रोटीन का जो फैक्ट्री कहते हैं ये राइबोसोम को कहते हैं। तो इसका आंसर राइबोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस कोशिकांग में किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो कोशिकांग है दोस्तों ये अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका है सबसे बड़ा कोशिकांग। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। यानी जब ऊतक में ऑक्सीजन कम होने लगता है तो पायरुवेट अम्ल जो है ये किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कोशिका द्रव में जो है ये लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है। तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन जो होता है दोस्तों ये कहाँ होता है। तो ये कोशिका द्रव में होता है और लैक्टिक अम्ल के रूप में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है वो कौन सा है। तो ये हो जाएगा गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की कारक कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है। चलिए सभी कथन देखते हैं। प्रथम कथन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता में से पायरुवेट अम्ल का विघटन होता है, ना कि एसिटिक अम्ल का। तो दोस्तों ये कथन जो है वो गलत है। नेक्स्ट है कि श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये सही है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, तो ये भी सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुवेट अम्ल का निर्माण होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है ये गलत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी एडीपी को एटीपी में कौन सा अणु जो है वो भंडारित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये फास्फोरस। एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने में ये फास्फोरस जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जीन, यानी डीएनए का एक खंड है जो एक प्रोटीन जानकारी प्रदान करता है वो जीन कहलाता है, ऑप्शन सी। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण भूमिका है ये किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अंतःद्रव जालिका और राइबोसोम। कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण में ये अंतःद्रव जालिका और राइबोसोम का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद कौन है? हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु का उत्पन्न कौन सा चक्र जो है या गठन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र जो है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पादन करता है। चलिए इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था जो कि रिपीट हुआ था एलपी और टेक्नीशियन में। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग अगले चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और केमिस्ट्री का भी आपको वीडियो जल्द ही मिलने वाला है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला चैप्टर को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अगला चैप्टर का नाम है कोशिका विभाजन, सेल डिवाइजेशन। चलिए इसका प्रथम क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन के लिए कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? प्रथम कथन है कि अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में होता है, तो ये सही है। अर्धसूत्री जो विभाजन के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र की संख्या दोगुनी हो जाती है, यानी अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र की संख्या दोगुनी हो जाती है, ये भी सही है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, तो दोस्तों ये गलत है। नेक्स्ट है कि जनन ग्रंथि में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, तो ये भी सही है। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, तो ये भी सही है, यानी प्रथम, सेकंड और फोर्थ सही है। थर्ड जो है सी ऑप्शन ये रॉन्ग दिया गया है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन शब्द 1905 में जेबी फॉर्मर और मोरे द्वारा दिया गया था। अर्धसूत्री विभाजन शब्द जो है ये 1905 में जेबी फॉर्मर और मोरे के द्वारा दिया गया था। अर्धसूत्री विभाजन जानवर, पौधे, कवक सहित सभी यौन प्रजनन वाले एकल कोशिका और बहुकोशिकीय जीवों में होता है, जैसे कि यूकेरियोट्स। यह अंडजनन और शुक्राणुजनन के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है, यानी जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये अंडजनन और शुक्राणुजनन के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमेटिन शामिल होता है। तो क्रोमेटिन जो है दोस्तों ये शामिल होता है ये डीएनए और आरएनए हिस्टोन में, डीएनए प्लस आरएनए हिस्टोन में शामिल होता है, क्रोमेटिन शामिल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से बनता है? लाइसोसोम किस कोशिकांग से बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लाइसोसोम जो है ये गोल्जिकाय कोशिकांग से बनता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो युग्मक जो है इसका निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है युग्मक का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि एक नवजात बालिका की कोशिकांग में गुणसूत्रों का संयोजन कैसा होता है? एक नवजात बालिका यानी लड़की की कोशिकाओं में गुणसूत्र जो है वो किस प्रकार का संयोजन होता है? तो ये हो जाएगा 44 प्लस XX मिलकर लड़की बनेगा। अगर XY रहे तो लड़का बनेगा। यहाँ पे बालिका यानी लड़की के बारे में पूछ रहा है, तो 44 प्लस XX रहेगा तो ये लड़की बन जाएगा, और XY रहे तो लड़का बन जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पुरुष में एक Y और एक X गुणसूत्र होता है, ये भी सही है। जबकि महिला में 2 जो है X गुणसूत्र जो है ये होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, यानी 46 गुणसूत्र पाया जाता है। बच्चे में लिंग का निर्धारण जो है ये पिता के गुणसूत्र से होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि बच्चे में जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र से ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि माइटोसिस कोशिका विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र अपनी पहचान जो है ये खो देती है? तो ये दोस्तों ये टेलोफेज में, माइटोसिस कोशिका विभाजन के टेलोफेज चरण में जो है गुणसूत्र अपनी पहचान खो देती है। मनुष्य में कितने ऑटोसोम मौजूद होते हैं? तो मनुष्य में हम सभी लोग जानते हैं
22 ऑटोसोम होते हैं और जो निर्धारित करता है 2 गुणसूत्र, XX रहे तो लड़की, XY रहे तो लड़का हो जाएगा। टोटल ऑटोसोम पूछे तो 22 जोड़ी हो जाएगा। किस जीवित प्रजाति में 200 से अधिक गुणसूत्र जो है वो पाया जाता है? तो ये अमीबा में जो है 200 से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा कथन जो है वो सही है? चलिए देखते हैं। दोस्तों इसमें सेकंड कथन यानी फर्स्ट का कौन सा कथन सही है? तो सेकंड कथन सही है कि डीएनए अणु 2 सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेस्टा संरचना बनाने वाले 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेसाओं से बना होता है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है कि गुणसूत्र के सिरों के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? गुणसूत्र के सिरों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कथन है कि गुणसूत्र के सिरों को टेलोमेरस कहते हैं, तो ये सही है, यानी गुणसूत्र के सिरा को टेलोमेरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष में कलर बाइंडनेस के लिए जीन डैश में स्थित होता है। जो पुरुष में कलर बाइंडनेस होता है यानी रंग पहचान नहीं पाता है, ये जीन डैश में स्थित होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये एक्स गुणसूत्र में होता है, यानी एक्स गुणसूत्र में ये कलर बाइंडनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है? तो इसमें प्रथम कथन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रजाति में गुणसूत्र संख्या स्थिर होती है, तो ये सही है। नेक्स्ट है कि एक परिस्थिति तंत्र में विभाजन प्रजातियों के भीतर गुणसूत्र की संख्या जो है वो स्थिर होता है। यहाँ पे एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभाजन प्रजातियों के भीतर जो है गुणसूत्र संख्या स्थिर होता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट कथन है कि किसी जीव की विभिन्न दैहिक कोशिकाओं के भीतर गुणसूत्र संख्या जो है स्थिर होता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो कोशिका विभाजन कौन करता है? तो दोस्तों ये साइटोकाइनिन जो है यही कोशिका को विभाजन करता है, जो कि एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो है इसका मुख्य कार्य होता है कि कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना। ये पत्तियों की वृद्धि को रोकता है तथा तने की लंबाई में वृद्धि करता है। ये प्रोटीन निर्माण में भी सहायक होता है, यानी साइटोकाइनिन जो है ये पत्तियों को गिराने में मदद करता है और तने को लंबाई में वृद्धि करता है और ये प्रोटीन निर्माण में भी सहायक होता है। साइटोकाइनिन सभी पौधों के ऊतक में मौजूद होता है। कहाँ? तो ऊतक में मौजूद रहता है। जिबरेलिन पौधों के विकास में सहायक हार्मोन है। यह फलों को पकने और फूलने में भूमिका निभाता है, यानी फलों को पकने और फूलने में जो भूमिका निभाता है ये जिबरेलिन हार्मोन। नेक्स्ट है कि ऑक्सिन एक वृद्धि हार्मोन है। इसका प्रयोग उद्यान विज्ञान में वृद्धि को बढ़ाने, पुष्पीकरण और जड़ों के विकास में किया जाता है। ऑक्सिन जो हार्मोन है ये उद्यान जो पेड़ पौधे का उद्यान होता है उसमें वृद्धि को बढ़ाने में, पुष्पीकरण और जड़ों के विकास में योगदान देता है ऑक्सिन नामक हार्मोन। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन जो है दोस्तों ये एड्रेनेलिन जो है ये मनुष्य में पाया जाता है, ना ही पेड़ पौधे में। तो एड्रेनेलिन जो है ये पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन नहीं है, ये जो है जीव हार्मोन है, जंतु हार्मोन है। नेक्स्ट है कि कौन सा पादप जो है वो हार्मोन वृद्धि रोकता है? कौन सा पादप हार्मोन वो वृद्धि रोकता है? तो वृद्धि रोकने वाला जो हार्मोन है दोस्तों ये एब्सिक अम्ल जो है ये हार्मोन वृद्धि को रोकता है। नेक्स्ट है कि पौधों में बौनापन निम्नलिखित में किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पौधों में जो बौनापन होता है ये जिबरेलिन नामक अम्ल से जो है नियंत्रित किया जा सकता है। तो जिबरेलिन अम्ल जो है इससे पौधों को बौनापन जो है वो दूर किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जिबरेलिन पौधों में वृद्धि का नियंत्रण हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन जो है पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, जबकि साइटोकाइनिन हार्मोन जो है कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र में क्रोमेटिडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गुणसूत्र में क्रोमेटिडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। सेंट्रोमियर किस अवस्था में 2 भागों में विभाजित होता है? तो सेंट्रोमियर जो है दोस्तों ये किस अवस्था में 2 भागों में विभाजित होता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ये पश्व यानी पश्चव अवस्था 2, पश्चव अवस्था 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि विनिमय के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। विनिमय के दौरान अर्धसूत्री जो विभाजन है ये कहाँ होता है? तो पैक्टिन में होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पैक्टिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तर्कु तंतु किसके द्वारा बनते यानी बने होते हैं? तो तर्कु तंतु जो है ये किसके द्वारा बना होता है? तो दोस्तों ये ट्यूबोलिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। तो जिसके दौरान विभाजित जो सेल है इसके मध्य रेखा पर स्थित होता है उस समसूत्री का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मेटाफेज, ऑप्शन मेटाफेज। यानी मेटाफेज वह समसूत्री विभाजन है जो गुणसूत्र के मध्य रेखा पर स्थित होता है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी मध्य में है, तो मेटाफेज हो जाएगा। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से क्या कोशिका चक्र के दौरान जीवन अवस्था की भूमिका की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो जीवन अवस्था की सबसे अच्छी व्याख्या जो है वो कौन सा कथन कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोशिका बढ़ती है और सामान्य उपापचय करती है। जीवन का काम है कि कोशिका को बढ़ाना और सामान्य उपापचय करती रहती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कि सिनोप्सिस अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में होता है? तो सिनोप्सिस अर्धसूत्री जो विभाजन है दोस्तों ये हो जाएगा जिकोटिन चरण में, तो जिकोटिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो कोशिका विभाजन को जो बढ़ावा देता है वो हम सभी लोग पढ़े हैं, इस साइटोकाइनिन, यानी कोशिका विभाजन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा या विभाजन जो करता है ये साइटोकाइनिन हार्मोन ही, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब चैप्टर नंबर 3 का यानी कोशिका का 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था वो सभी क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए चैप्टर नंबर 4 यानी ऊतक, जिसे टिश्यू, इसको इंग्लिश का शब्द है टिश्यू, और इसका प्रथम क्वेश्चन है कि अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे विभेदन कहते हैं। क्या? तो इसे विभेदन कहते हैं। जबकि विभज्योतक ऊतक के अस्थायी यानी विभज्योतक ऊतक के अस्थायी बनावट, आकार और कार्यों को अस्थायी ऊतक में लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहा जाता है। एक अस्थायी ऊतक विभज्योतक ऊतक से विभाजित परिपक्व जीवित व मृत कोशिकाओं से बना होता है। यानी जो एक अस्थायी ऊतक होता है वो विभज्योतक ऊतक से विभाजित होकर जीवित व मृत कोशिकाओं से बना होता है। अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक सरल ऊतक और एक जटिल ऊतक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, एक अस्थायी यानी सरल ऊतक और एक जटिल ऊतक। नेक्स्ट है कि जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक का ही उदाहरण है। अगर पूछे जाइलम और फ्लोएम जो है किसका उदाहरण है? तो जटिल ऊतक का ही उदाहरण है। जबकि सरल ऊतक का उदाहरण है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये जो पेरेन्काइमा है ये जीवित कोशिका है, कोलेन्काइमा जो है ये भी जीवित कोशिका है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा जो है ये मृत कोशिका है। इन दो जीवित कोशिका है और एक मृत कोशिका है, और ये सभी सरल ऊतक का उदाहरण है। जटिल ऊतक का दो उदाहरण है, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी पौधों के तने के घेरों को बढ़ाने की निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होते हैं? किसी पौधे के तने के घेरों को बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक होता है उत्तरदायी होता है? तो ये पार्श्व विभज्योतक ऊतक जो है ये तने के घेरे को बढ़ावा देता है, तो पार्श्व विभज्योतक ऊतक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में मेरिस्टेमी ऊतकों के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादप में वृद्धि होता है। यानी पादप में जो मेरिस्टेमी ऊतक होता है इसका काम है कि इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादप में वृद्धि जो है ये मेरिस्टेम ऊतक के कारण ही होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी एवं कोनों पर अनियमित रूप से अस्थिल यानी स्थूल होती है। तो जीवित कोशिका जो है एक पेरेन्काइमा होता है, एक कोलेनकाइमा होता है, लेकिन कह रहा है कि लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से भी स्थूल रहेगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा कोलेनकाइमा ऊतक। जीवित कोशिका जो है जीवित ऊतक दो होता है, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। जिसमें कोलेनकाइमा जो है कोन पर लंबी एवं कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो तने और जड़ों की जो शीर्ष पर पाया जाता है ये शीर्ष विभज्योतक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो है ये किस ऊतक का बड़ा होता है? तो ये यानी पेरेन्काइमा जो है ऊतक है जीवित कोशिका, इसका अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो है वो बड़ा होता है। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो अस्थायी ऊतक कौन कौन है दोस्तों? तो कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा और पेरेन्काइमा। और इसमें कह रहा है कि कौन सा अस्थायी ऊतक है जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी स्क्लेरोकाइमा। ये जो मृत कोशिका है, मृत ऊतक है स्क्लेरोकाइमा, यही ऊतक जो है पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है। यानी किसके जमाव के कारण जो दृढ़ ऊतक की कोशिका होती है वो उसका भित्ति जो है कोशिका भित्ति वो मोटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिग्निन। लिग्निन के जमाव के कारण जो है दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्ति जो है मोटी होती है। पौधों में इन पौधों के तनों में छलों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, इनमें से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? ये पौधों के तनों में छलों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है वो कौन सा ऊतक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी पौधों के छल्ले को वृद्धि करता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है। तो कोलेनकाइमा जो ऊतक है दोस्तों ये सेलुलोज और पेक्टिन की कोनों पर मोटी होती है। ये कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं जो है ये सेलुलोज और पेक्टिन के कोनों पर मोटी होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? यानी कौन से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो ये विभज्योतक ऊतक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में प्राथमिक वृद्धि यानी किससे होती है? तो पौधों में जो प्राकृतिक वृद्धि होती है दोस्तों ये यानी अंतर्वेशी विभज्योतक और शीर्ष विभाज्योतक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी अंतर्वेशी और शीर्ष विभज्योतक के कारण जो है पौधों में प्राथमिक जो है वो वृद्धि होता है। नेक्स्ट है कि डैश के कारण जड़ और तने के घेरों में वृद्धि होती है। किसके कारण जड़ और तने के घेरों में वृद्धि होती है? तो ये अंतर्वेशी विभज्योतक के कारण जो है वो जड़ और तने के घेरों में वृद्धि होती है। इसका जो है डैश के कारण जो है जड़ और तने के घेरों में वृद्धि होती है। तो ये पार्श्व विभज्योतक कारण जो है वो जड़ और तने के घेरों में वृद्धि होती है। तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्वेशी विभज्योतक जो है वो पाए जाते हैं। तो अंतर्वेशी विभज्योतक जो है ये पत्तियों के तल में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानिए। तो संयोजी ऊतक कौन सा है? तो हड्डी जो है मनुष्य का ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है। जबकि मनुष्य में संयोजी ऊतकों में रेशेदार ऊतक, वसा, उपास्थित हड्डी, अस्थिमज्जा और रक्त शामिल होते हैं। यानी मनुष्य के संयोजी ऊतक कौन कौन है? तो रेशेदार ऊतक, वसा, उपास्थित हड्डी और अस्थिमज्जा और रक्त शामिल है। ये सभी जो है वो संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक अन्य अंगों को एक साथ बांधने और रिक्त स्थानों को भरने का कार्य करती है। यानी संयोजी ऊतक का काम है कि अन्य अंगों को एक साथ बांधने और रिक्त जो स्थान है उसे भरने का काम जो है ये संयोजी ऊतक करते हैं। नेक्स्ट की रक्त एक जो है वो सरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक सरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक पदार्थों की परिवहन और ऊतक क्षति की मरम्मत का कार्य करता है।
रक्त और हड्डियाँ डैश के उदाहरण है। तो रक्त और हड्डियाँ जो है ये सभी संयोजी ऊतक का उदाहरण है, तो संयोजी ऊतक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो अभी आपको बताए थे, एक रक्त हो जाएगा, एक अस्थि यानी हड्डी हो जाएगा, एक उपास्थित, ये तीनों जो है वो संयोजी ऊतक का उदाहरण है, जबकि तंत्रिका कोशिका जो है ये संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लाल संवहनीय संयोजी ऊतक कौन सा है? लाल संवहनीय संयोजी ऊतक कौन सा है? तो रुधिर हो जाएगा, यानी रुधिर जो है रक्त, ये लाल संवहनीय संयोजी ऊतक का उदाहरण है, जो कि ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किन अस्थायी ऊतक में कोशिकाएं मृत होती है? अभी आपको बताए थे कि अस्थायी ऊतक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जबकि 2 जीवित होते हैं और एक जो है वो मृत होते हैं। तो मृत कोशिका जो ऊतक है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी स्क्लेरेन्काइमा जो है मृत होता है, जबकि पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा ये दोनों जो है वो जीवित कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट है कि डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए वो पृथक होती है। डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये विभज्योतक। विभज्योतक ऊतक जो है वो अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक करती है। नेक्स्ट, रूट टिप और शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो रूट टिप और शूट टिप में दोस्तों ये विभज्योतक ऊतक पाया जाता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, विभज्योतक ऊतक। मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं दोस्तों, यानी मेरिस्टेमिक ऊतक जो है एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देती है, और त्यागने के बाद जो है दोस्तों ये अस्थायी ऊतक बनाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अस्थायी ऊतक जो है वो बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास, डैश ऊतक जो है ये रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मांसपेशी ऊतक जो है ये रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, जबकि चिकनी मांसपेशियों के ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को परिवर्तित कर देता है। चिकनी मांसपेशियों के केंद्र में स्थित एकल नाभिक के साथ संकीर्ण धुरी के आकार की कोशिकाएं होती है। और नेक्स्ट है कि चिकनी मांसपेशियों के ऊतक धीरे धीरे और स्वचालित रूप से सिकुड़ते हैं और रक्त वाहिका के व्यास को बदल देते हैं। संयोजी ऊतक की उत्पत्ति होती है, तो संयोजी जो ऊतक है इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मध्य स्तर में जो है संयोजी ऊतक का उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है कि उपकला कोशिकाओं की एक प्रकार जो फैलोपियन नालिका, श्वसनिका और छोटी श्वसन की आंतरिक सतह को पंक्तिबद्ध करती है वो कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये छामी उपकला कहते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक की रिपेयरिंग का कार्य करती है, इन तंत्रिका ऊतक की रिपेयरिंग का कार्य करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गिलियल कोशिकाएं जो है ये तंत्रिका ऊतक का रिपेयरिंग का कार्य करता है, यानी तंत्रिका ऊतक की रिपेयरिंग का काम गिलियल कोशिकाएं करती है। कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? आपको बता है कह रहा है कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, तो ये कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरोकाइमा ये सभी सरल अस्थायी ऊतक है। तो जाइलम जो है ये कठोर ऊतक है, यानी जटिल ऊतक है, तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी जाइलम अस्थायी ऊतक नहीं है। साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार बताइए। तो साधारण जो अस्थायी ऊतक है इसका 3 प्रकार हम सभी लोग जानते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये जो है ये सभी साधारण अस्थायी ऊतक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जटिल अस्थायी ऊतक कौन सा है? तो जटिल अस्थायी ऊतक जाइलम और फ्लोएम होता है, तो यहाँ पे जाइलम नहीं है, तो फ्लोएम में इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? अस्थायी ऊतक पूछा है, तो अस्थायी ऊतक जो है दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी अस्थायी ऊतक जो है ये जाइलम है। अस्थायी अगर सरल ऊतक पूछे तो तब जो है ये नहीं होगा। सीधा जो है अस्थायी ऊतक पूछा है, तो अस्थायी ऊतक में यानी कठोर और सरल दोनों आता है, तो यहाँ पे ये कठोर हो जाएगा जाइलम, जो कि अस्थायी ऊतक का उदाहरण है। ऊतक क्या होता है? तो दोस्तों ऊतक जो होता है दोस्तों ये ऊतक का काम है कि कोशिका जो मूल रूप से दिखने में
और कार्य करने में समान होती है, ये उत्तक का काम होता है। यानी उत्तक जो होता है वो देखने और कार्य करने में समान होती है, तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करती है? तो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य जो करती है वो एपिथेलियम उत्तक, एपिथेलियम उत्तक हो जाएगा। कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने में दोस्तों ये एपिथेलियम उत्तक ही घाव भरने में सहायक होता है और शरीर की सुरक्षा भी करता है एपिथेलियम उत्तक। नेक्स्ट है कि कौन सा उत्तक जो है यानी कौन सा निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है? तो उत्तक कौन सा है? तो ये रक्त जो है इस संयोजी उत्तक का उदाहरण है, तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, संयोजी उत्तक। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर 5 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट के माध्यम से अपनी राय जो है ज़रूर दीजिएगा। चलिए चैप्टर नंबर 5 को सॉल्यूशन करते हैं। चलिए चैप्टर 5 का प्रथम क्वेश्चन पूछा गया कि हाइड्रा जो है वो प्रजनन करता है। तो हाइड्रा किस विधि के द्वारा जो है वो प्रजनन करता है? तो हाइड्रा दोस्तों ये मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। मुकुलन के द्वारा जो है वो हाइड्रा प्रजनन करता है। इसमें प्रजनन की क्रिया जो है अलैंगिक जनन होती है, यानी हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक जनन से होता है तथा हाइड्रा में शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। यानी हाइड्रा में जो है शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, जो प्रत्येक भाग में वृद्धि कर एक नए जीवों में विकसित हो जाता है। अनेक टुकड़ों में विभक्त होता है और हर एक टुकड़ा जो है एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। हाइड्रा में पूर्ण जनन की क्षमता होती है। हाइड्रा में पूर्ण जनन की क्षमता होती है। चलिए अब हम लोग विखंडन और विवरण के कुछ उदाहरण देखते हैं। एकाधिक विखंडन या कोशिकीय स्तर पर कई प्रतिष्ठा में पाए जाते हैं, जैसे शैवाल, स्पोरोजोआ हो जाएगा। जबकि द्विअंगी विखंडन या अमीबा, पैरामीशिया और लिस्मिनिया जैसे एक कोशिका जीव में होता है। यानी द्विअंगी विखंडन जो होता है ये अमीबा, पैरामीशिया और लिस्मिनिया जैसे एक कोशिकीय जीवों में होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो अलैंगिक प्रजनन जो है वो लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, लेकिन अलैंगिक जो प्रजनन होता है दोस्तों ये नए जीव जनक माता पिता के समान होता है। यानी अलैंगिक प्रजनन में जो जीव होता है वो अपने माता पिता के समान होता है, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अब लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के बारे में कुछ हम लोग पॉइंट देखते हैं। देखिए लैंगिक प्रजनन इसमें एक ही व्यक्ति द्वारा या विपरीत लिंगों को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा पुरुष और महिला युग्मकों का गठन होता है। जबकि अलैंगिक प्रजनन में वह प्रजनन जिसमें एकल माता पिता द्वारा बिना किसी युग्मक के संलयन को संतान उत्पन्न होती है, अलैंगिक प्रजनन कहलाती है। यह युग्मक फ्यूज करके युग्मज बनाते हैं जो नए जीव में विकसित होता है। जबकि अलैंगिक प्रजनन जो है ये संतान अपने माता पिता की सटीक प्रतिकृति और आनुवंशिकी रूप से समान होती है। यानी जो बच्चे होते हैं वो पिता और माता के गुणसूत्र के द्वारा ही सटीक बनते हैं। संतान पुरुष और महिला दोनों की विशेष और मृतता को दर्शाता है, ये लैंगिक प्रजनन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि कौन सा जीव जो है वो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। यानी कौन सा जीव जो है वो पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। तो पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा जो प्रजनन करता है ये हाइड्रा हो जाएगा। हाइड्रा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। कह रहे कौन सा विखंडन द्वारा जो है पुनः उत्पन्न हो सकता है? तो कौन विखंडन के द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? तो ये स्पाइरोगैरा जो है ये विखंडन के द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है। जबकि स्पाइरोगैरा जो है ये तंतुमय शैवाल होते हैं। स्पाइरोगैरा का शरीर छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड जो है एक वयस्क जीव में विकसित होता है, जैसे शैवाल हो जाएगा। ये सभी स्पाइरोगैरा के तहत आता है। खमीर द्वियुग्मक विखंडन के द्वारा प्रजनन होता है। खमीर जो है ये द्वियुग्मक विखंडन के द्वारा प्रजनन होता है। प्लेनेरिया पुनर्जनन के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन होते हैं। यानी प्लेनेरिया पुनर्जनन के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं।
किस जंतु समूह या संघ के सब सदस्य समुद्री होते हैं? किस जंतु समूह या संघ के सब सदस्य जो है वो समुद्री होते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकाइनोडर्मेटा जो है यानी इकाइनोडर्मेटा समूह के सभी सदस्य जो है वो समुद्री होते हैं। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थ्रोपोडा जंतुओं में हल्का नीला रुधिर किसके कारण हो सकता है? यानी अर्थ्रोपोडा जंतु में हल्का नीला रुधिर जो है वो किसके कारण हो सकता है? तो ये हीमोसाइनिन के कारण होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो अमीबा में दोस्तों ये बाइनरी विखंडन होता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अमीबा में बाइनरी विखंडन होता है। नेक्स्ट है कि कथन ए, अमीबा जो है वो विखंडन के द्वारा जनन करता है, जबकि इसका कारण है कि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कथन ए और कारण दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। तो ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन से सेट के जंतु एक ही वर्ग के हैं? यानी कौन सा जो सेट का जंतु है, 3 जंतु दिया गया है हर ऑप्शन में और सभी एक ही वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्हेल, ओटर और कंगारू ये सभी एक ही वर्ग के जंतु है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कि जुगनू होता है एक, तो जुगनू एक प्रकार का क्या है? तो जुगनू एक प्रकार का कीट है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कि कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? सरीसृप वर्ग में कौन नहीं आता है? तो सरीसृप जो पानी और यानी सूखा दोनों में रहे तो वो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे मगरमच्छ हो जाएगा, सांप हो जाएगा, कछुआ हो जाएगा, ये सभी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जबकि मेढक जो है ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन मेढक सरीसृप वर्ग के संबंधित नहीं है। सरीसृप वर्ग के जीवित सदस्यों में सांप, छिपकली, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ और टुस्टा आते हैं। अगला पॉइंट है कि और विलुप्त प्राणियों में जैसे डायनासोर और इक्थियोसोर आते हैं। ये विलुप्त प्राणी है डायनासोर और इक्थियोसोर, ये भी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। मेढक जो है ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मेढक जो है ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ना कि सरीसृप वर्ग के अंतर्गत। मेढक में 3 हृदय कक्ष होते हैं। कितने? तो मेढक में 3 हृदय कक्ष होते हैं। अपवाद में सरीसृप के अंतर्गत घड़ियाल, मगरमच्छ भी और इसका 4 हृदय कक्ष होते हैं। जैसे घड़ियाल और मगरमच्छ है, इसका हृदय जो है ये 4 कक्ष का होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो पक्षी वर्ग में कौन नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चमगादड़ जो है ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। जबकि कौवा, चील, तोता ये सभी पक्षी वर्ग में आता है, लेकिन चमगादड़ जो है ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो गर्म रक्त वाला जो जंतु है दोस्तों ये हो जाएगा कबूतर। ये जो कबूतर है ये गर्म रक्त वाला जो है वो जंतु है। तो इसका आंसर कबूतर हो जाएगा। गर्म रक्त वाले जंतु बाहरी वातावरण के तापमान में परिवर्तन के बावजूद अपने आंतरिक शरीरों के तापमान को बनाए रखता है। जैसे पक्षी और स्तनधारी गर्म रक्त वाले पशु है, यानी पक्षी और स्तनधारी जो है ये गर्म रक्त वाले पशु है। जैसे चमगादड़, कबूतर ये सभी जो है वो गर्म रक्त वाले जंतु है। ठंडे रक्त वाले जानवरों में जैसे मछली, सर्प, उभयचर आते हैं। जैसे मछली, सर्प भी हो जाएगा, ये सभी ठंडे रक्त वाले जानवर है। किस पशु में छोटे आंत सबसे छोटी होती है? यानी किस पशु में छोटी आंत जो है वो सबसे छोटी होती है? तो ये शेर में छोटी आंत जो है वो सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश बहुत कमज़ोर विकसित बच्चों का जन्म देती है? यानी कौन सा जंतु है जो सबसे कमज़ोर बच्चों का जन्म देती है? तो हम सभी लोग जानते हैं ये कंगारू, जो कि एलपी क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। कंगारू सबसे कमज़ोर बच्चों का जन्म देती है। युवा कंगारू का जन्म बहुत ही अपरिपक्व अवस्था में होता है, जब यह केवल लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका वजन 1 ग्राम से भी कम होता है। कंगारुओं को मार्सुपियल्स के रूप में जाना जाता है, यानी मार्सुपियल्स के रूप में कंगारू को जाना जाता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया के जो है वो राष्ट्रीय पशु भी है। कहाँ का? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। चमगादड़ केवल स्वतंत्र रूप से उड़ने वाली स्तनधारी है, यानी चमगादड़
ये पक्षी के अंतर्गत नहीं आता है, ये स्तनधारी के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है। डैश जो है पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है, तो एकांड्रोडामेटा हो जाएगा ऑप्शन सी। स्टार फिश जो है वो किस समूह से संबंधित है, तो स्टार फिश जो है एकांड्रोडामेटा समूह से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता है, तो मुकुलन के द्वारा प्रजनन कौन नहीं करता है, तो ये एनेलिडा जो है ये मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता है, जबकि मोगा, हाइड्रा, स्पंज ये सभी मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। एनेलिडा जो है जीव ये मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। एनेलिडा में प्रजनन एवं विकास की विधि यौन प्रकृति है, वे मोनोसेक्सुअल और डायसेक्सुअल है। ये एनेलिडा जो है ये यौन प्रक्रिया के द्वारा जो है अपने बच्चों को जन्म देते हैं, प्रजनन करते हैं। वे युग्मकों के संलयन द्वारा मध्यावस्था से यौन प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। मोगा, हाइड्रा, स्पंज ये मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। मोगा, हाइड्रा, स्पंज जो है ये मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों से उत्पन्न होता है, तो यौन और अलैंगिक दोनों रूप से जो है वो कौन उत्पन्न होता है, तो ये हाइड्रा हो जाएगा। हाइड्रा यौन और अलैंगिक से उत्पन्न होता है। हाइड्रा जो है ये बहुकोशीय जीव है जो ताज़े पानी में रहते हैं, यानी हाइड्रा बहुकोशीय जीव है और ये ताज़े पानी में रहते हैं। हाइड्रा संघ नाइडेरिया के सदस्य है और अरीय सममितीय रखते हैं, यानी हाइड्रा जो है नाइडेरिया के सदस्य है। और लैंगिक प्रजनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है और लैंगिक प्रजनन से बनने वाली संतति जो है वो आनुवांशिकी रूप से अपने जनक के समान होते हैं। लैंगिक प्रजनन में युग्मज बनाने के लिए नर और मादा युग्मज का संलयन होता है। लैंगिक प्रजनन में युग्मज बनाने के लिए नर और मादा युग्मक का संलयन होता है। लैंगिक प्रजनन में युग्मज बनाने के नर और मादा युग्मज का संलयन होता है। कौन एक एनेलिडा प्राणी नहीं है, एनेलिडा प्राणी कौन नहीं है, तो नेरिस, केचुआ जो जल्दी नहीं मरता हो वो एनेलिडा के अंतर्गत आते हैं। तो ये नेरिस, केचुआ जौ ये सभी एनेलिडा है, जबकि आर्चिन जो है ये एनेलिडा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है और कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। नहीं, लेशमिनिया जो है दोस्तों ये द्विखंडन है, लेशमिनिया द्विखंडन है, जबकि इष्ट जो है दोस्तों ये मुकुलन है, इष्ट मुकुलन है। और प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम ये बहुविखंडन है। हाइड्रा जो है दोस्तों ये पूर्ण जनन है, हाइड्रा ये पूर्ण जनन है। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं, तो किसके प्राणी जो है अगतिशील होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पोरीफेरा, ऑप्शन ए हो जाएगा पोरीफेरा। कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है, तो अपना जो लिंग है दोस्तों कौन सा जानवर बदल लेता है, तो ये स्नेल जिसे घोंघा कहते हैं ये अपना लिंग जो है वो बदल लेता है। जब दो घोंघे अलग अलग हो जाते हैं तो प्रत्येक घोंघे के अंडे दूसरे घोंघे के शुक्राणु द्वारा निषेचित होते हैं, यानी जब दो घोंघे अलग हो जाते हैं तो प्रत्येक घोंघे के अंडे दूसरे घोंघे के शुक्राणु द्वारा निषेचित होते हैं। घोंघे साथी के साथ संभोग करते समय शुक्राणु और अंडे का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। घोंघा का नर प्रजनन अंग कभी भी घोंघे की मादा जननांगों को निषेचित नहीं कर सकता है, यानी घोंघा का नर प्रजनन अंग जो है वो कभी भी घोंघे की मादा जननांगों को निषेचित नहीं कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, तो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं, तो ये मेढक जो है उभयचर के अंतर्गत आते हैं। मगरमच्छ, सांप, कछुआ जो है सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। कछुआ, मगरमच्छ, सांप सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, मेढक सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, कछुआ, मगरमच्छ, सांप सरीसृप वर्ग से संबंधित है, यहाँ पे है होना चाहिए। मेढक उभयचर है। सरीसृप जो है ये ठंडे खून वाले जानवर है जो धूप में लेटकर अपने शरीर का तापमान बढ़ाते हैं और छाया में रेंगकर इसे कम करते हैं। उभयचर ऐसे जीव है जो दोहरा जीवन जीते हैं, वे जमीन के साथ साथ पानी में भी रह सकते हैं। ये सभी यानी उभयचर जो है
ज़मीन के साथ पानी में रहते हैं और ये दोहरा जीवन जीते हैं। अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? तो कीट जो है अधिकांश वो शोषण किस प्रकार करते हैं? तो ये वातक रंध्र से जो है ये शोषण करते हैं। कीटों के शोषण तंत्र में श्वासनली नामक नलिकाओं के एक जल के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। पशु और इसका शोषण अंग है, जैसे केंचुआ सांस किस प्रकार लेता है? तो केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। मकड़ी स्कॉर्पियन ये फुफ्फुस से सांस लेती है। और व्हेल जो मछली है ये फेफड़ा से सांस लेती है। कॉकरोच ये श्वास नली से सांस लेती है। मछली और झींगा जो है ये गलफड़े से सांस लेती है। मेढक जो है ये त्वचा, फेफड़ा और मुख गुहा से सांस लेती है। उभयचर स्तनधारी पक्षी जो है ये फेफड़ों से सांस लेती है। नेक्स्ट है कि किन जंतुओं में आहार नल नहीं होता है? तो आहार नल जो है ये टीनिया एवं अन्य सिस्टोडा में जो है आहार नाल नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कीट वर्ग का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो कीट वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसे 3 जोड़ी पाद होना चाहिए, संयुक्त नेत्र होना चाहिए और संधित उपांग होना चाहिए, यानी ये सभी होना चाहिए तो कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कीट वर्ग का महत्वपूर्ण लक्षण 3 जोड़ी पाद, संयुक्त नेत्र, संधित उपांग ये सब होना चाहिए। कीट प्राय छोटा रेंगने वाले खंडों में विभाजित शरीर और बहुत सी टांग वालों एक प्राणी है। एक कीट जो होता है वो रेंगने वाला और बहुत सी टांग वाले प्राणी होते हैं। कीट वर्ग में एपिस यानी मधुमक्खी, बॉविक्स रेशम कीट, लाख कीट, रोगवाहक कीट, एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडिज मच्छर ये सभी जो है वो कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। डैश एक बहुकोषीय जीव है। तो बहुकोषीय जीव जो है कौन सा है? तो एंगेरिकस जो है एक बहुकोषीय जीव है। एंगेरिकस एक बहुकोषीय जीव है। बहुकोषीय जीव वह होता है जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं होते हैं। बिना दूरबीन के देख सकने वाले लगभग सभी जीव बहुकोषीय होते हैं, यानी बिना दूरबीन के देख सकने वाले लगभग सभी जीव जो है वो कोशिकाएं होते हैं। सभी बहुकोषीय जीव कोशिकाओं और ऊतकों की वृद्धि और रखरखाव और सुधार के लिए कोशिकीय विभाजन का उपयोग करते हैं। मनुष्य, पौधे, पशु, पक्षी, कीड़े ये सभी जो है ये बहुकोषीय जीव है जो हम लोग देख सकते हैं, ये सभी बहुकोषीय जीव हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जेलफिश जो है ट्रिप्लोब्लास्टिस नहीं है। जबकि एस्केरिस, केचुआ, प्लनेरिया ये सभी ट्रिप्लोब्लास्टिस है। जेलफिश ट्रिप्लोब्लास्टिस नहीं है। जेलफिश फाइलम से संबंधित है। जेलफिश जो है वो फाइलम से संबंधित है। एक जानवर को ट्रिप्लोब्लास्टिस कहा जाता है जिसके भ्रूण पर तीसरी जनन परत यानी मेसोडर्म होती है, यानी जिसके भ्रूण पर तीसरी जनन परत यानी मेसोडर्म होती है वो जो है ट्रिप्लोब्लास्टिस के अंतर्गत आता है। एक जानवर डिप्लोब्लास्टिस तब कहा जाता है जब कोशिकाएं के 2 भ्रूण परत यानी बाहरी परत एक्टोडर्म और आंतरिक परत एंडोडर्म में व्यवस्थित होता है, तो ये डिप्लोब्लास्टिस के अंतर्गत आते हैं। किनके शरीर खंडयुक्त होते हैं? तो खंडयुक्त जो है वो किनका शरीर होता है? तो दोस्तों ये एनालिडा हो जाएगा। एनालिडा का जो शरीर होता है ये खंडयुक्त होता है। मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? तो मोती जो है इसका उत्पादन किस संघ के जानवर करते हैं? तो ये मोलस्का संघ के जो जानवर है ये मोती का उत्पादन करते हैं। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो मुकुलन के द्वारा जो है प्रजनन नहीं करता है, ये एनालिडा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो जंतुओं का सबसे जो बड़ा समूह है ये आर्थ्रोपोडा जो है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य जो है वो भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसे समजात अंग कहते हैं। जिसकी मौलिक संरचना समान और उनके द्वारा किया गया कार्य भिन्न हो उसे समजात अंग कहते हैं। एक वर्णधाता पुरुष की पुत्री सामान्य हो सकती है लेकिन फिर इस लड़की का पुत्र वर्णधाता हो सकता है, अतः वर्णधाता का जीन स्थिर है।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये एक्स गुणसूत्र पर और सुप्त होता है, यानी एक्स गुणसूत्र पर और सुप्त होता है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं। तो ये पिंड किससे संबंधित है? तो लार पिंड जो है वो बार पिंड से देखे जाते हैं। तो ये पिंड जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स गुणसूत्र से संबंधित है। मानव में क्रोमोसोम की वास्तविक स्थिति होती है। तो क्रोमोसोम की जो वास्तविक स्थिति होती है वो 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। यानी 22 जोड़ी ऑटोसोम और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। ऑटोसोम जो है सब में समान होते हैं महिला पुरुष में, और जो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है यही जो डिसाइड करता है कि ये पुरुष है कि ये महिला है। कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी द्विगुणित जीव जिसमें लिंग अलग अलग होते हैं, ये द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्र का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और इसका अगला क्वेश्चन है कि डैश बहुविखंडन के द्वारा जो है उत्पन्न होता है। तो बहुविखंडन के द्वारा जो है उत्पन्न होने वाला जो है जीव कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्लाज्मोडियम जो है ये बहुविखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा समूह है जिसके प्राणियों की प्रगुहा रुधिर से भरी होती है? तो जिसके प्राणियों की प्रगुहा जो है रुधिर से भरी होती है दोस्तों ये आर्थ्रोपोडा, यानी सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा ही है, और इसके प्रगुहा जो है रुधिर से भरी होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 का सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। चलिए अगला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी, और इसका प्रथम क्वेश्चन है कि बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? तो बायोगैस में जो मीथेन होता है दोस्तों ये 70% होता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट यानी खमीर में किण्वन के दौरान पायरुवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है? यानी ईस्ट में किण्वन के दौरान पायरुवेट जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। डीपीटी किस रोग के विरोध में दिया जाता है? तो डीपीटी जो है ये दोस्तों सुई जो है ये काली खांसी के रोग में दिया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी काली खांसी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो है वो विटामिन कौन सा है? तो गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। डीपीटी का जो है वो पूरा नाम पूछा है, तो डीपीटी का पूरा नाम हो जाएगा यानी डिप्थीरिया पार्टोसिस यानी टेटनस। डिप्थीरिया पार्टोसिस टेटनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो है कुकर खांसी और काली खांसी या यानी हुपिंग कॉच या पार्टोसिस जीवाणु से होने वाला एक रोग है। कुकर खांसी से प्रभावित अंग जो है वो सांस नली होता है। काली खांसी एक जीवाणु संक्रमण है जो बार्टेटेला पार्टोसिस के कारण होता है। डिप्थीरिया जो है यानी काली खांसी जीवाणु के द्वारा होता है। डिप्थीरिया एक प्रकार का इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारी है जिसे आम बोलचाल में गला घोंटू भी कहा जाता है। डिप्थीरिया को आम जो बोलचाल है भाषा ये गला घोंटू यानी गला में होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया से गला जो है वो प्रभावित होता है। किसान का मित्र कहा जाता है किसे? तो हम सभी लोग जानते हैं किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ को। ऑप्शन बी केचुआ को, जो कि ये एलपी टेक्नीशियन मेंस में पूछा गया है 2019 में। जबकि केचुआ मिट्टी में बिल खोदकर मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं, और इस प्रकार उगाई जाने वाली फसल जो है उपज में वृद्धि करते हैं। केचुआ मिट्टी की अम्लता और क्षारता दोनों को कम करते हैं और पादपों की वृद्धि के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां जो है वो बनाते हैं। केचुआ को किसान का सच्चा मित्र या प्राकृतिक हलवाहा के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी की भाषा जो है वो कौन सा है? तो मधुमक्खी जो है नृत्य करती है और इसका भाषा नृत्य है। ये भी एलपी मेंस पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि मधुमक्खी की भाषा नृत्य होती है। एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं। मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है वो एपिस एपिस जो है वो इसका वैज्ञानिक नाम है। मधुमक्खी की भाषा नृत्य है। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद जो है सबसे पहले किसने किया? तो कार्ल वान फ्रिस्क ने किया था, और इसे इसलिए नोबेल पुरस्कार जो है 1973 में मिला था। यानी मधुमक्खी का नृत्य
जो अनुवाद किया था कार्ल वॉन फ्रिश को 1973 में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया। मधुमक्खी पालन से हमें शहद, मोम, पराग, रॉयल जेली तथा मधुमक्खी का जहर प्राप्त होता है। एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी की एक प्रजाति है जो आमतौर पर व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है। यह एक इतालवी मधुमक्खी प्रजाति है जो इटली से लाया गया है। यानी ये जो इतालवी मधुमक्खी है एपिस मेलिफेरा, ये इटली से लाया गया है। अन्न भंडारण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कौन सा उपाय जो है किया जाता है? तो अन्न भंडारण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो है दोस्तों ये कौन सा उपाय करते हैं? तो ये भंडारण कक्ष की भली भांति स्वच्छता करते हैं, उत्पादन की अच्छी तरह सूखना, धूपमन, ये सभी जो है अन्न भंडारण के लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है कि खरपतवार फसलों को निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो खरपतवार फसल को दोस्तों ये पादपों के अन्य संसाधन में प्रतियोगिता के कारण पोषक पदार्थ की उपलब्धि में कमी करके जो है प्रभावित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो बीसीजी का जो टीका है दोस्तों ये 6 रोग में दिया जाता है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 6 रोग। नेक्स्ट है कि मुर्गी पालन निम्नलिखित में से किसके वृद्धि के लिए किया जाता है? तो मुर्गी पालन जो है ये दोस्तों अंडा उत्पादन और चिकन मांस के लिए करते हैं हम लोग, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, अंडा उत्पादन और चिकन मांस के लिए। ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है? तो ग्रीन जो ब्लड है दोस्तों ये गेहूं के छोटे पौधे को कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, गेहूं के छोटे पौधे को ग्रीन ब्लड कहते हैं, यानी हरित ऊर्जा। चलिए पशुपालन में निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक प्रबंधन, यानी पशुपालन में निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पशु प्रजनन, उसके बाद दोस्तों पशुधन हो जाएगा और ये पशुओं का पालन पोषण हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। सांपों के विष के प्रभाव को कम करने के लिए क्या जो है दिया जाता है? तो सांप के विष को कम करने के लिए दोस्तों एंटी वैक्सीन जो है वो दिया जाता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, एंटी वेनम जो है वो सांप के विष को प्रभावित को कम करता है। मधुमक्खी समाज में कितनी महिलाएं होती है? मधुमक्खी समाज में कितनी महिलाएं होती है? तो मधुमक्खी के समाज में सिर्फ एक ही महिला होती है, यानी सिर्फ एक ही महिला होती है। प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खी रहती है। एक रानी मधुमक्खी होती है, एक नर मधुमक्खी होती है और एक श्रमिक मधुमक्खी होती है। 3 प्रकार की मधुमक्खी रहती है और जो महिला होती है यानी मादा प्रजनन मधुमक्खी वो एक होती है, एक पुरुष और पुरुष जो है अधिक होती है। तो प्रत्येक मधुमक्खी की छतों में एक रानी मधुमक्खी होती है, यानी जितने भी छत्ते होते हैं मधुमक्खी का उसमें सिर्फ एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्त में कुछ ही नर होते हैं। नर मधुमक्खी की श्रमिकों के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, इसे ड्रोन मधुमक्खी भी कहते हैं। नर मधुमक्खी को ड्रोन मधुमक्खी भी कहते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खी श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है। ये दिन भर काम करती है, छत्ता बनाती है, रस की तलाश में फूलों के चारों ओर घूमती रहती है। मधुमक्खी वैगल कौन सा नृत्य? तो वैंगल नृत्य भोजन के स्रोत पर जाने के लिए करते हैं, नहीं भोजन पर जाने के लिए दोस्तों मधुमक्खी वैंगल नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है कि पादप जड़ कोशिकाएं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ डैश से वायु ग्रहण करती है। तो जड़ जो है दोस्तों ये मृदा कणों के बीच अवकाश से वायु ग्रहण करते हैं, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा जो कि एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट कि रेशम की प्राप्ति किस पौधों की पत्ती से होती है? तो रेशम की प्राप्ति दोस्तों ये शहतूत पत्ती से करते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी रेशम की प्राप्ति जो है शहतूत की पत्ती से करते हैं। रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर के अध्ययन का सेरिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। रेशम की प्राप्ति रेशम कीट के फ्यूमा अवस्था से की जाती है। किस अवस्था से? तो फ्यूमा अवस्था से की जाती है, जबकि ऊन, भेड़, बकरी और याक से भी रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम और ऊन जंतु फाइबर यानी रेशा है। रेशम और ऊन जो है ये जंतु फाइबर रेशा है। पौधों से प्राप्त होने वाला फाइबर जूट, कॉयर और कपास है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक विदेशी नस्ल है?
तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, यानी कह रहा है कौन सा एक विदेशी नस्ल है। तो विदेशी नस्ल हो जाएगा दोस्तों ये ब्राउन स्विस, विदेशी नस्ल पूछ रहा है। तो विदेशी नस्ल हो जाएगा दोस्तों ये जर्सी और ब्राउन स्विस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है। जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है, ये कौन सा मछली है। तो ये कतला जो है ये जल की सतह से भोजन प्राप्त करती है। जबकि अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनोसेंटा ने एक कीट प्रतिरोधी कपास किस्म बनाई है जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। निम्नलिखित जीवाणुओं में से किस एक के ओबिस जीन का इस प्राचीन कपास के अंतर्गत, यानी अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित जीवाणुओं में से किस एक के ओबिस जीन का इस प्राचीन कपास में अंतरण हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर यानी बेसिलस थुरिनजिएंसिस हो जाएगा। बेसिलस थुरिनजिएंसिस हो जाएगा, जो कि LP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। जबकि बेसिलस थुरिनजिएंसिस की खोज 1901 में शिगेटेन इवाता एक जापानी वैज्ञानिक ने किया था। बेसिलस थुरिनजिएंसिस एक ग्राम धनात्मक जीवाणु है जो सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक जैविक कीटाणुनाशक है। कपास जैसे कई फसलों में बेसिलस थुरिनजियस BT का उपयोग किया जाता है। इसका शॉर्ट नाम है BT, जो कि कपास में उपयोग किया जाता है। राइजोबियम मेलिलोटी एक ग्राम ऋणात्मक जीवाणु है। राइजोबियम मेलिलोटी जो है 1 ग्राम ऋणात्मक जीवाणु है, जबकि बेसिलस थुरिनजियम जो है 1 ग्राम धनात्मक जीवाणु है। टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो टीकाकरण का जो जनक है दोस्तों, ये एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस प्रक्रिया में पायरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किस प्रक्रिया में पायरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर किण्वन हो जाएगा। टूटी हुई हड्डी की सही स्थिति में बनाए रखने और सहारा देने के लिए चिकित्सा प्लास्टर के रूप में इनमें से किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं टूटी हड्डी को स्थिर रखने के लिए, उसे वेल्डिंग करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CSO4 हाफ H2O। CSO4 हाफ H2O हो जाएगा। पशुपालन निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसके लिए किया जाता है। तो पशुपालन जो है दोस्तों ये दूध उत्पादन के लिए, कृषि कार्य के लिए भी करते हैं और मांस उत्पादन के लिए भी करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधारण ओरोबैंकी खरपतवार जो है ये पाई जाती है। तो ओरोबैंकी जो खरपतवार है दोस्तों ये तंबाकू की खेती में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म जीव जो BT कपास के उत्पादन से संबंधित है वो कौन सा है। तो BT कपास के उत्पादन संबंधित जो है ये सूक्ष्म जीव ये जीवाणु हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट की मधुमक्खी की निम्नलिखित जाति जैसे स्पीजीजों में से कौन सी स्पीजीज इटली की है। तो इटली की प्रजाति कौन सा है। तो ये एफिस मेलिफेरा जो है ये मधुमक्खी का प्रजाति ये इटली का है, एफिस मेलिफेरा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि महाधान सुपर राइस विकसित किया है किसने। तो महाधान जो है सुपर राइस ये किसने विकसित किया है। तो GS खुश ने विकसित किया है। विश्व में लगभग 2.5 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन A हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दानों में किस जिसकी प्रचुरता के कारण होती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ये बीटा कैरोटीन, यानी जो गोल्डन राइस है उसमें प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि खाद के बारे में सही वाक्य चुनिए। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों यानी यह रेतीली मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ावा देती है और यह चिकनी मृदा से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में सहायता करती है। तो 2 और 3 जो है सही है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन से पशु जो है वो भारतीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बॉस इंडिकस और बॉस बुवेलिस, ये दोनों जो पशु है वो भारतीय है, बॉस इंडिकस और बॉस बुवेलिस। तो ऑप्शन इसका जो है एक सही हो जाएगा। बायोडीजल तैयार किया जाता है
तो बायोडीजल जो है दोस्तों, ये जो है हम बायोडीजल जो है वो जिट्रोफा से भी तैयार करते हैं। नेक्स्ट है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध जो है दोस्तों रेशम कीट से पालन करने से संबंधित है, जो कि टीसीएस पैटर्न में भी पूछा गया क्वेश्चन है। कपास कपास के कीट रोधी पौधों अनुवांशिकी इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट कर निर्मित किए गए हैं, जो लिया गया है। तो जो जीवाणु से लिया गया है, यानी जो लिया गया है जीवाणु से लिया गया है। नेक्स्ट है, और इस बुक का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में दोस्तों ये ऑप्शन सी का सही है कि ऑक्सीकरण जो है वो ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण जो होता है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और हाइड्रोजन को त्याग करते हैं, उसे ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चैप्टर नंबर 7 को सोल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। चलिए, चैप्टर 7 का प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों ये एंडोस्पर्म, जिसे भ्रूण पोष कहते हैं, एंडोस्पर्म को ही भ्रूण पोष है। ये उत्तक है जो आवृत्त के बीजों में भ्रूण को घेरता है और स्टार्च तथा प्रोटीन के रूप में इसे पोषण प्रदान करते हैं। इन स्टार्च और प्रोटीन के रूप में जो है पोषण प्रदान करते हैं ये एंडोस्पर्म। जबकि अंडाशय महिला का प्रजनन अंग होता है, जो निषेचन के बाद भ्रूण रूप में विकसित होता है। यानी अंडाशय जो है वो महिला का प्रजनन अंग है, जो निषेचन के बाद जो है भ्रूण रूप में विकसित होता है। अगला है कि बीजांड, ये अंडाशय के अंदर मौजूद रहता है। बीजांड जो है ये अंडाशय के अंदर मौजूद रहता है। शुक्राणु द्वारा निषेचित अंडे को युग्मनज कहा जाता है। शुक्राणु द्वारा निषेचित अंडे को युग्मनज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो मादा प्रजनन का जो गर्भाशय हिस्सा है ये अपने आप को हर महीने तैयार करता है, तो इसका आंसर गर्भाशय हो जाएगा। ये महिलाओं में गर्भाशय नाशपाती के आकार की रचना है। नाशपाती आकार के रचना है जो उदर गुहा के निचले श्रेणी भाग में स्थित होता है। यानी जो गर्भाशय है ये उदर गुहा के निचले श्रेणी में स्थित होता है, जबकि गर्भाशय के निचले संकरे भाग को गिरवा कहते हैं। गर्भाशय के निचले संकरे भाग को गिरवा कहते हैं, जो योनि में खुलता है। गर्भाशय प्रत्येक महीने रजोधर्म या मासिक धर्म के द्वारा बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। नेक्स्ट है कि अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो अंडा जो है अंडाशय से कोख में ये डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। ये LP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अंडा जो है वो अंडाशय से कोख में डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। अंडाशय की ग्राफियन फोलिकल से अंडोत्सर्ग के फलस्वरूप द्वितीय अंडक डिंब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में लाया जाता है। जबकि फैलोपियन नली की दीवार की तरंग गति और म्यूकोसा के सिलिया द्वितीयक अंडक को नली में नीचे की ओर खींचते हैं। मनुष्य में निषेचन की क्रिया डिंब वाहिनी के ऊपरी भाग से होती है। मनुष्य स्त्री में निषेचन की क्रिया डिंब वाहिनी के ऊपरी भाग में होती है। जबकि अगला पॉइंट है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होती है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है दोस्तों ये युग्मनज का निर्माण होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन को निषेचन कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक एक साथ मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। जबकि निषेचन के बाद जो है युग्मनज बनता है, जो भ्रूण बनाने के लिए लगातार विभाजित होता रहता है। निषेचन दो प्रकार के होते हैं। एक आंतरिक निषेचन जो कि मनुष्य कीट पतंग में होता है, और एक बाहरी निषेचन जो कि मेढक समुद्री अर्चिन। बाहरी निषेचन जो होता है वो मेढक और समुद्री अर्चिन में होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक पौधे के तने और या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो एक पौधे का जो
एक पौधे के तने और जड़ का घेरा जो है ये लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। लेटरल मेरिस्टेम के कारण जो है तने का जड़ और घेरा बढ़ता है। नेक्स्ट है कि कौन सा राइजोइडस के बारे में कथन गलत है। तो राइजोइडस के बारे में जो है कथन सी नंबर जो है ये गलत दिया गया है। पहला कथन है कि इसकी संरचना और कार्य संबंधी भूपादप के मूल रोमों के समान होती है, ये सही है। ये बायोफाइटस की निचली बाहरी त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाली भार होती है, तो ये भी सही है। और लास्ट है कि वे विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशीय संरचनाएं होती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। निम्नलिखित प्लांटों में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ तना और पत्तियों में अलग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये स्पाइरोगायरा। ये सभी जगह जो है वो अलग नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी ये फूल नहीं पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में फूल नहीं पाए जाते हैं। जबकि अगला पॉइंट है कि किस प्रकार के एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानें जिसमें जड़ तने और पत्तियां जैसे पौधों के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन करते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा वनस्पति प्रजनन। वनस्पति प्रजनन है जो जड़ तने और पत्तियों में जो है प्रजनन करते हैं। वनस्पति प्रसार पौधों में अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। इस प्रक्रिया में कॉलोन उगाने के लिए जड़ तने और पत्तियां आदि जैसे पौधों के टुकड़े शामिल होते हैं, जिसमें मूल पौधों के समान आनुवंशिकी सामग्री होती है। मुकुलन एक प्रकार की अलैंगिक प्रजनन है। मुकुलन जो है एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें उसे विशेष स्थल में कोशिका विभाजन के कारण कोशिका की कली से नया पौधा जो है उत्पन्न होता है। विखंडन बहुकोशीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है जिसमें जीव कई टुकड़ों में टूट जाता है। विखंडन अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है जिसमें एक कल कोशिका दो कोशिका में विभाजित होती है जो मूल कोशिका के आकार में बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें पौधों के शरीर को जड़ों तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। यानी किसमें जड़ तना और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्सी यानी मार्सिलिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं। तो जड़ों की कोशिका में लंबे रोमों जैसे भाग को कहते हैं दोस्तों ये रूट हेयर। जड़ों की कोशिका में लंबे रोमों जैसे भाग को रूट हेयर कहते हैं। नेक्स्ट किस पौधों के वनस्पति भाग यानी किसी पौधे के वनस्पति भाग डैश होते हैं। तो वनस्पति जो भाग होते हैं पौधे के ये जड़ तना और पत्तियां होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि विकास की गति एक निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पौधे फूल धारण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बीज जो है वो अंकुरित होकर नए पौधे बनाते हैं। फूल पौधों में प्रजनन का कार्य करता है यानी फूल पौधों में प्रजनन का कार्य करता है। एक फूल में या तो मादा भाग या नर भाग या दोनों नर या मादा भाग होते हैं। यानी फूल में या तो नर या मादा या दोनों होते हैं। पौधों में प्रजनन के दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। इन पौधों के प्रजनन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक अलैंगिक होता है और एक यौन प्रजनन या लैंगिक प्रजनन होता है। तो अलैंगिक जो प्रजनन होता है इस प्रजनन में पौधे बीज के बिना नए पौधे का जन्म दे सकते हैं। यानी बीज के बिना भी नए पौधे जन्म देते हैं, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। जबकि लैंगिक प्रजनन जो है इसमें पौधे बीज से प्राप्त होते हैं। यानी इसमें जो पौधे जो बीज से प्राप्त होते हैं वो लैंगिक प्रजनन हो जाएगा और ये यौन की मदद से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है। तो परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है ये कस्क्यूटा जो है वो परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। अमरबेल परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। यानी अमरबेल जो है परजीवी के रूप में भी पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। एक अमरबेल और किस्क्यूटा ये सभी जो है ये परजीवी के माध्यम से पोषण प्राप्त करते हैं। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। यानी मलेरिया जो होता है ये मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण नहीं होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी यानी प्रोटोजोआ पाया जाता है।
मच्छर को काटने से प्लाज्मोडियम रक्त कई गुना बढ़ता है और फिर इंसान के शरीर को बीमार कर देता है। ब्रायोफाइलम पत्तियों के कायिक प्रवर्धन के माध्यम से अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। ब्रायोफाइलम को वायु पौधे भी कहा जाता है। ब्रायोफाइलम को वायु पौधे भी कहा जाता है। नेक्स्ट कि मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है मशरूम एक प्रकार का कवक है, यानी फंजाई है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जी, निम्न से ब्रांड स्पेक्ट्रम औषधि है। तो ब्रांड स्पेक्ट्रम जो औषधि है दोस्तों, ये पैरासिटामोल हो जाएगा। कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी, यानी RDX एक विस्फोटक है, जो कि कथन सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फूल वाले किस पौधे में पत्तियां के मार्जिन की दरों में कलियां पैदा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ब्रायोफाइलम में जो है ये मार्जिन के दौरान कलियां पैदा होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्प में निषेचन के पश्चात गुणसूत्र संख्या होती है। तो पुष्प में निषेचन की जो पश्चात गुणसूत्र होती है ये द्विगुणित होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो फूल नहीं होते दोस्तों ये फर्न में फूल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि मुंडक पुष्प क्रम पाया जाता है, यानी मुंडक जो पुष्प क्रम है ये पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सूर्यमुखी में, ऑप्शन बी हो जाएगा सूरजमुखी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है, यानी कौन जो है फूल के केंद्र में मौजूद रहता है? तो अंडप ये फूल के केंद्र में मौजूद रहता है। पुष्प एक डंठल द्वारा तने से समृद्ध होता है। इस डंठल को वृत्त या पेडिकेल कहते हैं, यानी इस डंठल को वृत्त या पेडिकेल कहते हैं। जबकि वृत्त के सिरों पर स्थित चपटे भाग को पुष्पासन या ठेलासन कहते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं, एक बाहरी दलपुंज, एक दलपुंज, एक पुमंग और एक जायांग होते हैं। पुंकेसर ही पुष्प का वास्तविक नर भाग होता है। पुंकेसर जो है ये पुष्प का वास्तविक नर भाग होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग फिलामेंट, एंथेर और कनेक्टिव होते हैं। यानी प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, एक फिलामेंट होते हैं, एक एनेथर होते हैं, एक कनेक्टिव होते हैं। जायांग पुष्प का वास्तविक मादा भाग होते हैं। यानी जायांग जो है ये पुष्प का मादा भाग होते हैं। फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहते हैं? तो अभी बताए थे, नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहते हैं। प्रजनन के लिए पौधों यानी फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होते हैं? तो प्रजनन के लिए जो फूलों में आवश्यक अंग होते हैं एक पुंकेसर और एक स्त्रीकेसर होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। फूल का नर प्रजनन जो अंग है पुंकेसर और मादा प्रजनन अंग जो है स्त्रीकेसर होता है। फूल कुछ पौधों की प्रजनन इकाई आवृत्तिबीजी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे पुष्पासन कहते हैं। जल पौधे में गति वाटर करंट द्वारा यानी जल पौधों में गति वाटर करंट द्वारा हो तो कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो कहलाती है गैल्वेनोटैक्सिस कहलाती है, गैल्वेनोटैक्सिस हो जाएगा। ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ करते हैं? तो ये दोस्तों ये हो जाएगा यानी खरपतवार नाशी के रूप में, पत्तियों एवं फलों के झड़ने से नियंत्रण रखने में, बीज रहित फलों के उत्पादन में जो है ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसे मूर्ख हार्मोन कहा जाता है? तो मूर्ख जो हार्मोन है ये जिबरेलिन को कहते हैं। जिबरेलिन को मूर्ख हार्मोन कहते हैं। किस फूल के मादा प्रजनन हिस्से को यानी किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहते हैं? तो मादा प्रजनन हिस्से को दोस्तों ये हो जाएगा यानी अंडप कहते हैं, जो मादा में पाया जाता है। अंडप डैश अंडप का एक भाग नहीं है। तो अंडप का जो भाग नहीं है ये पुंकेसर यानी पुरुष का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प में स्त्रीकेसर के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प में जो स्त्रीकेसर होता है इसके शीर्ष भाग को दोस्तों ये वर्तिकाग्र कहते हैं, यानी स्टिग्मा कहते हैं। वर्तिकाग्र जो है ये शीर्ष भाग होता है। डैश पौधे का नर प्रजनन अंग है। तो नर प्रजनन जो अंग है दोस्तों ये पुंकेसर है। कवक की कोशिका जो भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है? तो हम सभी लोग जानते हैं कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, यानी पादप जो कोशिका की कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज से बनी होती है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है।
कोशिका भित्ति एक कठोर परत होती है जो कुछ प्रकार की कोशिकाओं को घेर लेती है। कोशिका भित्ति एक पौधे, बैक्टीरिया, कवक आदि की कोशिका अमूल घटक है। कवक द्वारा रिसर्च यानी संचित भोज्य पदार्थ किस रूप से संचित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। सभी कवक सदैव होती है। तो सभी कवक जो है दोस्तों ये यानी सभी कवक जो है ये विविध पोषी होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोराइजा यानी माइकोराइजा सजीव संबंधित है। तो माइक्रोराइजा जो सजीव है ये किससे संबंधित है? तो ये कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी द्विबीजी पत्री पौधों की विशेषता नहीं है? तो द्विबीजी पत्री जो पौधा है कौन नहीं है? तो ये इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती है। तो दोस्तों ये नहीं होता है। जबकि द्विबीजी पौधे में 2 बीज पत्र होते हैं, ये सही है। इन पौधों में जालीदार वेनेशन होता है, तो ये भी सही है। इन पौधों में एक टैप जड़ होती है, तो ये भी सही है। जबकि द्विबीजी पत्र को डाइकोट भी कहा जाता है और वे एंजियोस्पर्म होते हैं यानी फूल वाले पौधे होते हैं। इसकी जड़ें मुलक से विकसित होती है और बीच में 2 बीजपत्र या भ्रूणीय पत्तियां होती है। इसके बीच में 2 बीजपत्र या भ्रूण पत्तियां होती है। द्विबीजपत्री पौधे के पत्तियों में जालीदार सिरापरक होता है और एक पंचम और एक चतुष्कोणीय फूल होते हैं। नेक्स्ट है कि द्विनिषेचन डैश का गुण है। तो द्विनिषेचन जो है ये आवृतबीजी का गुण है। वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीज में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा द्विबीजपत्री कहते हैं। नेक्स्ट है कि डैश द्विबीजी पत्री पौधा है। तो द्विबीजी पत्री पौधा कौन सा है? तो ये हो जाएगा शकरकंद का बेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? तो एम्फीबियन पौधों को ये ब्रायोफाइटा में रखा गया है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सजीवी संबंध कहलाता है। तो ये सभी सजीवी जो संबंध है ये हेलोटिज्म कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है। तो ब्रायोफाइटस में क्या सम्मिलित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लिवरवर्ट और मांस। ब्रायोफाइटस में लिवरवर्ट और मांस शामिल होता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जो क्रोमोसोम है टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटस में एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? तो एक बीज में परिवर्तित होता है दोस्तों ये वर्तिका जो है एक बीज में परिवर्तित करता है। तो वर्तिका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर। देखिए अंडाशय एक स्त्री केसर को भरा हुआ बेसल भाग है जहां अंडाणु उत्पन्न होते हैं। स्त्री केसर यह फूल का मादा प्रजनन अंग है। स्टिग्मा या स्त्री का वह भाग है जहां पराग अंकुरित होता है। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? तो बीजों की जो प्रकृति होती है दोस्तों ये टेरिडोफाइटस में होती है। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? तो सबसे बड़ा जो बीजांड है ये साइकस में होता है। नेक्स्ट है कि बीजों की किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो बीजों को ये ठंडे और शुष्क स्थिति में संरक्षित किया जाता है। डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। डैश के प्रजनन संबंधी भाग जो है ये फूल में स्थित होते हैं। तो ये एंजियोस्पर्म हो जाएगा। कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? तो पुष्प के मध्य में दोस्तों कार्पेल स्थित होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है? तो केवल एक बार ही फूल और फल देता है ये अंजीर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में बोनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो पौधों में जो बोनापन है ये जिबरेलिस अम्ल के कारण जो है नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये पौधों के तेजी से फूलने के कारण भी बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? तो पादप हार्मोन जो है वृद्धि रोकता है ये एब्सिक अम्ल जो है ये वृद्धि को रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो ये पुंकेसर और कार्पल्स ये जो है ये फूल के प्रजनन भाग है, पुंकेसर और कार्पल्स। स्त्री केसर का एक फूल का मादा प्रजनन
अंग होता है। स्त्रीकेसर एक फूल का मादा प्रजनन अंग है। फिलामेंट्स एक डंठल जैसी संरचना है जो फूल के आधार के परागकोश से जुड़ते हैं। नेक्स्ट है कि फाइटोहार्मोन क्या है। तो फाइटोहार्मोन जो है दोस्तों, ये एक प्रकार का जो है छीलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिलेटिन का उत्पादन डैश में होता है और इसे जाइलम से डैश तक पहुंचाया जाता है, जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो दोस्तों, ये जड़ और टहनी, यानी जिलेटिन का उत्पादन जड़ और टहनी में होता है, जड़ में होता है और इसे जाइलम को टहनी तक पहुंचाया जाता है, जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है। तो वृद्धि हार्मोन का जो कार्य होता है, कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में जो है वृद्धि हार्मोन काम करते हैं। ये बच्चों में समानता शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि पौधों में कोशिका यानी कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। यानी डैश पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। तो ये साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है, यानी पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है। तो दोस्तों ये हो जाएगा IAA हो जाएगा, यानी पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन IAA है। यह ऑक्सीन वर्ग का स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाला एक पादप हार्मोन है। इसके कई अलग अलग प्रभाव है, जैसे पौधों के विकास के लिए कोशिका विस्तार या कोशिका विभाजन उत्पन्न करना। चलिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि एक लिंगी पुष्प होता है, यानी कौन सा जो है वो एक लिंगी पुष्प है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये पपीता जो है एक लिंगी पुष्प है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में लगभग 7 चैप्टर जो है सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है 10 चैप्टर बचा हुआ है, जो कि एक ही वीडियो में आ जाएगा 10 चैप्टर। पार्ट 1 ये रहा और पार्ट 2 जो है आप लोग को कल मिल जाएगा। तो आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको कल ही पार्ट 2 का जो है वीडियो मिल जाएगा। तो सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा और नए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। जय हिंद, जय भारत।